हेलो ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स। हमने अपनी क्विक रिवीजन सीरीज़ में लास्ट क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टॉपिक माइकोप्लाज्म तक कवर किया था। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नए टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बात कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस आएँ आपको वो उनका लिंक मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। सो किंगडम प्रोटिस्टा, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट Kingdom Protista was proposed by Ernest Haeckel in 1866 and the term was also given by Ernest Haeckel. All single यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं हमने उनको किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किया है। कुछ प्रोटिस्टन ऐसे होते हैं जिनके पास सीलिया या फिर फ्लैजिला होता है। बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो प्रोटिस्ट जो होते हैं वो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व करते हैं जिसमें कि गैमीटोजेनियल मियोसिस होती है। किंगडम प्रोटिस्टा में जाइगोट और गैमेटिक मियोसिस देखने को मिलती है। किंगडम प्रोटिस्टा में 5 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप क्राइसोफाइट्स का है, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट्स का है, तीसरा यूग्लिनॉइड्स का है, चौथा स्लाइम मोल्ड्स का है और पांचवा प्रोटोजोन्स का है। सबसे पहले बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। तो क्राइसोफाइट्स बिलोंग करते हैं डिवीज़न बैसिलेरियोफाइटा से। क्राइसोफाइट्स इंक्लूड करते हैं डायएटम्स एंड डेस्मिड्स को। डेस्मिड्स को हम लोग गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। क्राइसोफाइट्स हमें फ्रेश वाटर के साथ साथ मैरीन एनवायरनमेंट में भी देखने को मिलते हैं। इनके पास में फ्लैजिला नहीं होता है। कुछ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस को छोड़ दें तो क्राइसोफाइट्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं वाटर करेंट्स पर। कहने का मतलब खुद से मूव नहीं करते हैं, जैसे जैसे वाटर करंट जहाँ जहाँ जाएगा वैसे वैसे ये भी मूव करते जाएंगे एज प्लैंकटन। जो डायटम्स हैं ये पानी पर फ्लोट करते रहते हैं अपने लाइट वेट की वजह से, जैसे कि स्टोर्ड लिपिड्स रहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी मैराइन क्रिएचर्स हैं उनके लिए एज अ फूड काम करते हैं। बात करें डायटम्स की तो डायटम्स में जो सेल वॉल होती है ये 2 थिन ओवरलैपिंग सेल से बनी होती है। जैसे कि आपने सोप बॉक्स देखा होगा, उसमें ऊपर कवर होता है, एक नीचे कवर होता है और जब दोनों को आप जोड़ देते हो तो एक सिंगल बॉक्स बन जाता है। सिमिलरली ऐसी ही सेल वॉल डायटम्स में होती है। जो सेल वॉल्स होती हैं ये एम्बेडेड होती हैं सिलिका में, जिसकी वजह से ये इनडिस्ट्रक्टिबल बन जाती है। जो डायटम्स है अपने मरने के बाद लार्ज अमाउंट में सेल वॉल का डिपॉजिट छोड़ जाते हैं अपने हैबिटेट में और जब ये लंबे समय तक कई लाखों साल तक जमा रहता है तो इसको कहा जाता है डायटमएसियस अर्थ या फिर डाइटोमाइट या फिर कीसलगर के नाम से भी जानते हैं। बीइंग ग्रिटी इन नेचर, ग्रिटी होने के कारण जो डायटमएसियस सॉइल होती है ये यूज़ होती है पहली चीज़ पॉलिशिंग में, दूसरा फिल्ट्रेशन के काम में आती है ऑयल्स एंड सिरप्स को। जो ज़्यादातर डायटम्स होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। इनके पास में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जो डायटम्स होते हैं ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस के। डायटम्स में जो रिजर्व फूड होता है ये ल्यूकोसिन एंड ऑयल होता है। ल्यूकोसिन एक पॉलीसेकेराइड है
तो उसमें इनके अंदर फूड स्टोर रहता है। डायटम्स का जो सेल साइज है वो हर एक डिवीजन के साथ डिक्रीज होते जाता है। डायटम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑक्सोस्पोर से अकर होती है, ठीक है, जिनको हम लोग रेजुवेसेंट सेल्स भी कहते हैं। जो प्रोग्रेसिव डिमनाइजिंग साइज है डायटम्स का, ये प्रिवेंटेड होता है बाय द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑक्सोस्पोर्स। मतलब जैसे जैसे ऑक्सोस्पोर्स बनते जाएंगे इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती जाएगी, इनका साइज भी छोटा होना बंद हो जाएगा। जो ऑक्सोस्पोर्स हैं ये कुछ डायटम्स में मिलते हैं, जबकि जो हॉर्मोगोनिया है या फिर हॉर्मोसाइट्स हैं ये हमें कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल सिम्बेला है जो कि यूज होता है बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर में। अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप डायनोफ्लैजिलेट्स की। तो ये बिलोंग करते हैं क्लास डायनोफाइसी को। जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये मोस्टली मैराइन होते हैं लेकिन फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनके पास भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ज़ैंथोफाइल पिगमेंट यूनिक है जो केवल इन्हीं के पास होता है। जो सेल वॉल हैं वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स की बनी होती है, मतलब कि थीका होता है उनके आउटर सरफेस पर। थीका के पास दो ग्रुप्स होते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल होता है उसको स्यूकुलस कहते हैं और जो ट्रांसवर्स होता है उसे एनुलस कहते हैं, ठीक है, या फिर आप उनको सिंगुलम और गर्डल भी कह सकते हैं। जैसे कि इसका नाम इंडिकेट करता है कि ज़्यादातर जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं उनके पास टू फ्लैजिला होते हैं। डाई मीन्स टू, एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनली होता है और दूसरा ट्रांसवर्सली होता है, फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो वो हमको रेड, जिस सी के ऊपर, जिस वाटर के ऊपर करेंगे वो हमको कम्प्लीटली रेड रेड दिखेगी, इसलिए उसे हम लोग रेड टाइड्स भी कहते हैं। मतलब कि इनका नंबर बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। टॉक्सिन्स इनके द्वारा रिलीज किए जाते हैं जो कि मराइन एनिमल्स को मार भी सकते हैं, जैसे कि फिशेस। अदर एग्जाम्पल जो हैं इसके वो हैं सेराटियम और नॉक्टिलूका। जो नॉक्टिलूका है ये कलरलेस होलोजोइक डायनोफ्लैजिलेट होता है जो कि बायोल्यूमिनेंस शो करता है, मतलब कि चमकता है। जो सेराटियम है ये भी शो करता है बायोल्यूमिनेसेंस। बात करें यूग्लिनॉइड्स की, हमारे तीसरे ग्रुप की, तो जो यूग्लिनॉइड्स हैं ये यूग्लिना होते हैं, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स की तरह होते हैं जो कि प्रोसेस करते हैं एक प्रोटीन रिच लेयर को। इस प्रोटीन रिच लेयर को पेलिकल कहते हैं। इनके पास सेल वॉल की जगह पर प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है। जो पेलिकल है वो उनकी बॉडी को फ्लेक्सर बनाती है। मेजॉरिटी ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, लेकिन कई बार ये स्टैग्नेंट वाटर में भी मिलते हैं। दे हैव टू फ्लैजिला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आइडेंटिकल होते हैं टू दोस प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। इनके पास भी क्लोरोफिल ए होता है, साथ ही साथ इनके पास क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। यूग्लिना माइक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। ये फोटोसिंथेटिक करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और जब सनलाइट नहीं होती है तो ये हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स का प्रीडेटिंग करके, ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। जो यूग्लिना है
ये एक्ट करता है एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब सनलाइट होगी तो एज अ प्लांट काम करेगा, सब सनलाइट नहीं है तो एनिमल की तरह दूसरों पर डिपेंड हो जाएगा। यूग्लिना में जो फूड रिजर्व होता है ये पैरामाइलम बॉडीज़ होती हैं, इनको हम लोग पैरामाइलोन कहते हैं। यूग्लिना में बाइनरी फिजन होता है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, 4 टाइप का फिजन होता है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, बाकी और जो 2 हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि ओब्लिगेट तीसरा नंबर का, ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जो यूग्लिना है ये फॉर्म करता है सिस्ट वॉल अराउंड द बॉडी विच इज फॉर्म्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारी बातें आपको यूग्लिनॉइड्स के बारे में याद रखनी है। नाउ बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की, जिनको माइक्सोमाइसिटीज भी कहते हैं। जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, इनके पास सेल वॉल्स नहीं होती हैं। जो स्पोर्स होते हैं स्लाइम मोल्ड्स के वो पोसेस करते हैं ट्रू वॉल्स, और अंडर फेवरेबल कंडीशन वो एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि ग्रो करता है और स्प्रेड होता है कई फीट तक। जो थैलॉइड बॉडी होती है एक स्लाइम मोल्ड की उसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो जो प्लाज्मोडियम है ये डिफरेंशिएट करता है और फ्रूटिंग बॉडीज़ को फॉर्म कर लेता है जिनकी टिप पर स्पोर प्रेजेंट होता है। जो स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी होती है स्लाइम मोल्ड की उसको हम लोग स्पोरेंजियम या फिर फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। द स्पोर आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, ये बहुत लंबे समय तक रहते हैं, यहाँ तक कि एडवर्स कंडीशंस में भी। इनके एग्जाम्पल जो होते हैं ये आपका फाइसेरम है और आपका डाइक्टोस्टेलियम है। याद रखने वाली चीज़, फाइसेरम इस सेलुलर है जबकि डाइक्टोस्टेलियम आपका सेलुलर स्लाइम मोल्ड है। बात करें प्रोटोजोन्स की तो प्रोटोजोन्स एक्चुअली में ए सेलुलर होते हैं। जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं और प्रीडेटर्स या फिर पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये एंडो सिम्बायोटिकली प्रोटोजोन के अंदर रहता है और इसे साइंस सेल कहते हैं। जो प्रोटोजोन्स हैं इनको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स: अमीबॉइड्स, फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स एंड स्पोरोजोन्स। सबसे पहले बात करें इसमें क्लास की तो पहला क्लास जो होता है वो होता है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, जिनको सेरकोडीना कहते हैं। ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं प्रे को बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया एज एन अमीबा। बिल्कुल अमीबा की तरह स्यूडोपोडिया को बाहर लाते हैं और अपने प्रे को कैप्चर कर लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया इन द कॉमन ट्रेड बिटवीन अमीबा एंड WBCs. You have to remember this. The pseudopodia of amoeba are flat and broad. That is called लेबोपोडिया। यू हैव टू रिमेंबर कि जो अमीबा का स्यूडोपोडिया होता है वो फ्लैट होता है, ब्रॉड होता है, उसे हम लोग लोबोपोडिया कहते हैं। बात करें अमीबा प्रोट्यूस की तो अमीबा को डिस्कवर किया था रसेल वॉन रोसेनहॉफ ने। जो लिविंग अमीबा होता है ये ट्रांसलूसेंट होता है, कंप्लीटली लाइट इससे पास नहीं हो सकती है। अमीबा प्रोटियस एक नॉन पैरासाइटिक प्रोटोजोन है, इनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है। अमीबा स्टॉप करता है प्रोड्यूसिंग स्यूडोपोडिया ड्यूरिंग स्टारवेशन। जब स्टारवेशन होगा तो अपने स्यूडोपोडिया को प्रोड्यूस नहीं करता है। जो अमीबा है वो मूव करता है जब अपर पार्ट ऑफ प्लाज्मोसोल चेंजेस इनटू प्लाज्मोजेल, तभी ये मूव कर पाएगा जब इसका प्लाज्मोसोल प्लाज्मोजेल में चेंज हो जाएगा। अमीबा में जो स्यूडोपोडिया होता है ये
फॉर्म होता है सोल जेल इंटर कन्वर्जन के वजह से। जो सोल जेल थ्योरी है अमीबॉइड मूवमेंट की, वो हाइमन ने दी थी और इसको सपोर्ट किया था मैस्ट एंड पेंटिन ने। जो फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी है अमीबॉइड मूवमेंट की, इसको गोल्डर्क और लार्स ने दी थी। अमीबा में जो स्यूडोपोडिया है ये फंक्शन करता है एज ऑब्टेनिंग वेरियस मटेरियल्स बिसाइड्स लोकोमोशन। इसके और भी काम हैं। अमीबा स्टिक्स टू सबस्ट्रेटम बाय मीन्स ऑफ प्लाज्मा लीमा। डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन अमीबा रिजल्ट इन सोइंग डाउन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड अल्टीमेट डेथ। ये बात को आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी उसके न्यूक्लियस का डिस्ट्रक्शन होगा, समझ लो उसकी डेथ होने वाली है। जब अमीबा को टच करोगे निडल के साथ में तो वो आपसे दूर जाएगा। अमीबा रिएक्ट्स निगेटिवली टू स्ट्रॉन्ग लाइट एंड पॉजिटिवली टू वीक लाइट। इसे अंधेरा या फिर कह सकते कम लाइट पसंद है। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। अमीबा टेक्स फाउंड थ्रो एंडोसाइटोसिस। पैसिव फूड इंजेशन इन अमीबा इज कॉल्ड इम्पोर्ट। The contents of food vacuole in amoeba first became acidic and then alkaline। पहले एसिडिक बनते हैं, उसके बाद अल्काइन बनते हैं फूड वैक्यूल जो कि अमीबा में प्रेजेंट होते हैं। अमीबा सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर हाइड्रोलाइजिंग प्रोटीन फैट एंड स्टार्च। Posterior end of amoeba is characterized by lacking of food vacuoles। अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ये प्रेजेंट होता है ट्रेलिंग एंड के पास में। अमीबा में एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि प्रेजेंट होता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ये एनालॉगस होता है ह्यूमन किडनी के लिए। अगर अमीबा को डिस्टिल्ड वाटर में रखा जाए तो इसका जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो वर्क करेगा फास्टर। अगर फ्रेश वाटर अमीबा को सॉल्ट वाटर में रखा जाए तो उसका जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो कंप्लीट डिसअपेयर हो जाएगा। जब अमीबा को डाउन स्ट्रीम लिया जाता है एस्टोरी में, उस समय जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उस समय भी वो डिसअपियर हो जाता है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोड्यूस की जाती है अमीबा के द्वारा वो अमोनिया होती है। अमीबा में जो सेंट्रियोल है वो एब्सेंट होता है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं आपको अमीबा के बारे में याद रखने हैं। बात करें मल्टीपल फिजन की तो ये तभी करता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अमीबा विड्रॉस इट्स स्यूडोपोडिया एंड सिक्रीट्स अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं। और इस फेनोमेना को इंसेशन या फिर इंसिस्टमेंट कहते हैं। जो सिस्ट होता है ये प्रोड्यूस होता है अमीबा में जब कभी भी एडवर्स कंडीशंस होती हैं, और जब वापस से फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो जो इंसिस्टेड अमीबा होता है ये डिवाइड करता है बाय मल्टीपल फिजन और प्रोड्यूस करता है बहुत छोटे छोटे से अमीबे को, या फिर कह सकते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स को। जो सिस्ट वॉल है ये बस्ट आउट हो जाती है, जो स्पोर्स हैं ये बाहर निकल के आ जाते हैं और इस फेनोमेना को स्पोरुलेशन कहते हैं। ये बात आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी हैं। जो स्पोर है ये हेल्प करता है डिस्पर्सल में और पेरिनेशन में। अमीबा आपका इमोर्टल है, ये कभी नहीं मरता क्योंकि जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है ये डिवाइड कर लेता है और एक नए सेल को बना लेता है। ये आपको पूरे वर्ल्ड में मिलेगा स्पोर्स की वजह से। बेप्सिया कॉसेस रेड वाटर फीवर जिसको टेक्सास कैटल फीवर भी कहते हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है। नाउ मूव ऑन द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है इसको डिस्कवर किया था लैम्बल ने, जबकि लॉसेक ने डिस्कवर किया था इसके पैथोजेनिक नेचर को। जो हिस्टोलिटिका है ये एक्सक्रीट होता है थ्रू जर्नल बॉडी
सरफेस। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है इनके अंदर एब्सेंट होता है। जो मैराइन प्रोटोजोन्स होते हैं और जो पैरासाइटिक प्रोटोजोन्स होते हैं इनके पास में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है, क्योंकि दे आर हाइपोस्मोटिक टू देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के प्रति हाइपोस्मोटिक होते हैं। जो एडल्ट फॉर्म होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का उसको हम लोग ट्रोफोजोइट कहते हैं। जो ट्रोफोजोइट हैं ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को इंटेस्टाइनल अल्सरेशन कॉज करते हैं। जो ट्रोफोजोइट है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है नॉन फीडिंग नॉन मोटाइल स्टेज दैट इज कॉल्ड माइन्यूटा फॉर्म या फिर प्री सिस्टिक अमीबी। ये आपको ध्यान रखना है। एंट अमीबा आपका ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और अमीबाइसिस करता है, इसी को ही हम लोग अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। जो क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट होता है इन्फेक्टिव स्टेज में विच कंटेन फ्योर, आपको ध्यान रखना है इस बात को कि इन्फेक्टिव स्टेज में जो क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट होता है इसके पास में 4 न्यूक्लियाई और 2 क्रोमेटोइड बॉडीज होती हैं। जो फूड रिजर्व होता है इंसिस्टेड एंट अमीबा का वो ग्लाइकोजन होता है। जो सिस्ट होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का वो प्रोड्यूस करता है 8 ट्रोपोजोइट्स को या फिर एक अमीबी को। जो लाइफ साइकिल होती है इसकी ये मोनोजेनेटिक होती है। जो हाउस फ्लाइज हैं ये इनके मैकेनिकल कैरियर होते हैं जो कि सर्व करते हैं टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीकेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स देयर बाय कंटामिनेटिंग देम। इसीलिए कहते हैं जहाँ पर मक्खियाँ हों वो वाला खाना मत खाना, उसमें फीकल मैटर प्रेजेंट होता है जो कि हाउस फ्लाई के द्वारा लेकर आया जाता है। तो कभी भी सड़क के किनारे का खाना मत खाना, खासकर वहाँ जहाँ पर मक्खियाँ हों। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अमीबियासिस इज प्रिवेंटेड बाय ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर एंड अनकंटामिनेटेड फूड। इसीलिए कहा जाता है भाई कि पानी गर्म करके पियो। कॉमन एंट्रीज इन्फेक्शन इन इंडिया अकर्स बाय इंजेक्शन सिस्ट्स विथ फूड एंड ड्रिंक्स। बात करें सिम्टम्स क्या हैं अमीबियासिस के, तो पहली चीज़ कॉन्स्टिपेशन, दूसरा एब्डोमिनल पेन, तीसरा क्रैम्प्स, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, इरेगुलर बाउल्स, माइल्ड डायरिया विथ अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन। जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व होता है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियोसिस में वो होता है आपका लीवर। बात करें मेट्रोनाइडाजोल की, ये एक ड्रग है जिसको आप ले सकते हैं। बडिंग इज नॉट फाउंड इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जो एंट अमीबा कोलाई है ये ह्यूमन के कोलोन में रहता है एस कॉमेंसल। ये नॉन पैथोजेनिक होता है, हार्म नहीं करता है। एंट अमीबा गिंगीवेलिस रिसाइड्स इन द माउथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये सारी चीज़ें आपको एंट अमीबा के बारे में याद रखनी है। बात करें क्लास 2 फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की, जिनको मैस्टिगोफोरा भी कहते हैं। तो जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप्स के ये या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर पैरासाइटिक होंगे। इनके पास में फ्लैजिला होता है। इन फ्लैजिलेट्स बाइनरी फिजन एज लॉन्गिट्यूडनल। जो पैरासाइट फॉर्म्स होते हैं वो डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि ट्राइपैनोसोमा करेगा, लीशमैनिया हो गया, गियार्डिया हो गया, ट्राइकोमोनस हो गया और लोफोमोनस। वेगनेटिस और ट्राइकोमोनासिस ये ट्राइकोमोनस वेजिनैलिस के द्वारा कॉज की जाती है। जो पायरोआ है ये डिजीज कंडीशन है गम्स की, ट्राइकोमोनस टिनेक्स की वजह से, या फिर कह सकते हैं एंट अमीबा
किंगी वैलिस की वजह से। जो गियार्डियसिस होते हैं ये एक डिजीज़ है जो कि कॉज की जाती है गियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस के द्वारा। बात करें ट्राइकोनिम्फा की तो ये अकर होता है इन द गट ऑफ टर्माइट्स एज सिम्बायोन्ट्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो ट्राइकोनिम्फा है ये सिक्रीट करता है सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम को, जो कि चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है सेलुलोज को ग्लूकोज में, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो शेयर कर लिया जाता है दोनों के द्वारा। सेलुलोज डाइजेस्टिंग जू फ्लैजिलेट्स फाउंड इन वुड कॉकरोचेस इन लोफोमोनस। बात करें ट्राइपैनोसोमा की तो ट्राइपैनोसोमा है ये प्रेजेंट करता है 4 डिफरेंट फॉर्म्स को इन देयर लाइफ साइकिल। सो दे शो प्लाज्मोर्फिज्म। जो ट्राइपैनोसोमा है ये एक डाइजेंटिक और पैथोजेनिक होता है। जो ट्राइपैनोसोमा गैम्बीन्स है ये कॉज करता है गैम्बिया फीवर, जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या फिर ट्राइपैनोसोमियासिस भी कहते हैं। जो ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस है ये ट्रांसमिटेड होती है टीस फ्लाई के वजह से। इसको हम लोग ग्लोसिना पैल्पिल्स भी कहते हैं। जो भी इन्फेक्टिव स्टेज होती है ट्राइपैनोसोमा गैम्बीन्स की ये मेटासाइक्लिक होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बात करें ट्राइपैनोसोमा क्रूजी की, ये आपको चागास डिजीज़ करता है जिसको अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस कहते हैं। जो ट्राइपैनोसोमा क्रूजी है ये स्प्रेड होता है बाय फीकस ऑफ ट्राइएटोमेट बग्स। जो ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी है ये प्रोड्यूस करता है अ डिजीज ऑफ एनिमल्स दैट इज कॉल्ड नगना डिजीज। ठीक है। जो ट्राइपैनोसोमा इवांसी है ये आपके सूरा डिजीज को कॉज करते हैं। ये सारी बातें आपको ट्राइपैनोसोमा के बारे में याद रखनी है। बात करें लीशमैनिया की तो जो लीशमैनिया डोनोवानी है ये कालाजार करता है जिसको दमदम फीवर भी कहते हैं। जो कालाजार है ये सैंड फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है और इसको फैलोबोटमस भी कहते हैं। जो लीशमैनिया ट्रॉपिका है ये कॉज करती है ओरिएंटल सोर को और दहलई बॉयल स्प्रेड बाय सैंड फ्लाई। ये आपको ध्यान रखना है। ये स्किन लीशमैनियासिस होती है। जो लीशमैनियासिस ब्राजीलिनेसिस है ये पुनीडिया डिजीज़ करता है। आपको कौन सी डिजीज़ करता है? स्पुनीडिया डिजीज़। ये कुछ बातें लीशमैनिया डोनोवानी के बारे में आपको याद रखनी है, लीशमैनिया के बारे में याद रखनी। बात करें क्लास 3 सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की, ये एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि इनके पास में थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इनके पास में कैविटी भी होती है जो कि ओपन होती है सेल सरफेस के बाहर। जो पैरोमोसियस इंजेक्ट्स फूड होता है वो साइटोसोम के थ्रू करते हैं। जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है रोज ऑफ सीलिया का वो कॉज करता है वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। पैरामीशियम एक फिल्टर फीडर होता है। जो सीलिएट्स हैं ये डायमोरोफिक न्यूक्लियस होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं पैरामीशियम, बैलेंटिडियम, वर्टिसेला एंड ओपालिना। सो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पैरामीशियम। तो पैरामीशियम को स्लीपर एनिमलकुले भी कहा जाता है। जो पैरामीशियम कॉर्डाटम है इसके पास में 2 टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे वाले को स्मॉलर माइक्रोन्यूक्लियस कहेंगे, दूसरे बड़े वाले को
लार्जर मैक्रोन्यूक्लियस या फिर वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहेंगे। जो पैरामीशियम ऑरेलिया होता है इसके पास 3 न्यूक्लियाई होंगे जिसमें 2 बड़े 1 छोटा होगा। जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये टेक पार्ट करता है रिप्रोडक्शन में एज जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है ये कंट्रोल करता है ग्रोथ को और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। पैरामीशियम के पास में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। जो ट्राइकोसिस्ट होता है वो टेक पार्ट करता है पैरामीशियम को बचाने में, उसके डिफेंस में। और बात करें पैरामीशियम के बारे में तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन को शो करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का एग्जांपल कौन है, तो आपको याद रखना है पैरामीशियम इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। जो पैरामीशियम है ये रिप्रोड्यूस होता है कंजुगेशन के द्वारा भी। जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो पैरामीशियम सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। जो बाइनरी फिजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन होती है। उसमें बाइनरी फिजन के कुछ स्टेप्स जिसमें से पहला है सिंपल या फिर ये कह सकते हैं, ये स्टेप्स नहीं टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन है। एक होता है सिंपल जिसको इरेगुलर बाइनरी फिजन कहते हैं, इसका एग्जांपल अमीबा है। दूसरा है, मैंने इसके बारे में पहले बात करी थी ना कि 4 टाइप के बाइनरी फिजन होते हैं, उसमें पहला सिंपल, दूसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जिसके एग्जांपल पैरामीशियम, बैक्टीरिया, डायटम्स, प्लेनेरिया भी है। बात करें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की, ये फ्लैजिलेट्स में होता है जैसे कि यूग्लिना, ट्राइपैनोसोमा, लीशमैनिया, ट्राइकोनिम्फा या फिर वॉर्टिसेला में। जो ऑब्लिक बाइनरी फिजन होता है ये डायनोफ्लैजिलेट्स में होता है, इसका एग्जांपल सिराटियम है। जो बाइनरी फिजन है ये प्लाज्मोडियम में नहीं होता है और ना ही मोनोसिस्टिस में होता है। तो ये जो 4 टाइप के बाइनरी फिजन है इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम में, तो ये आपको याद करके रखने हैं। बात करें आगे स्पोरोजोइट्स की, तो ये इंक्लूड करते हैं डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स को जिनके पास में इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज होती है उनके लाइफ साइकिल में। जितने भी स्पोरोजोन्स है ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं प्लाज्मोडियम एंड मोनोसिस्टिस। जो एंडोपैरासाइटिक प्रोटिस्टन प्रोटोजोन्स हैं ये बिलोंग करते हैं स्पोरोजोआ को। जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है वो भी एब्सेंट होता है। बात करें मलेरिया की जिसको ऑगे भी कहते हैं, तो लेंसीसी ने सबसे पहले सस्पेक्टेड किया था रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्कीटो एंड मलेरिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मलेरिया और मॉस्कीटो के बीच में पहला जो रिलेशनशिप है ये लेंसीसी ने सस्पेक्टेड किया था। प्लाज्मोडियम को सबसे पहली बार लेवेरन ने डिस्कवर्ड किया था 1996 में। जो लेवेरन हैं इन्होंने डिस्कवर्ड किया था प्लाज्मोडियम को ह्यूमन के आरबीसी में। लेवेरन ने डिस्कवर्ड किया था कि जो मलेरिया ये कॉज होता है ड्यू टू प्रोटोजोन पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1907 में। 1987 में रोनाल्ड रोज ने डिस्कवर्ड किया था कि जो मलेरिया है ये ट्रांसमिटेड होता है बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्कीटो। जो प्लाज्मोडियम है ये डाइजेंटिंग पैरासाइट होता है और उसको 2 होस्ट ह्यूमन एंड मॉस्कीटो की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। जो पहला होस्ट होता है प्लाज्मोडियम का ये मैन होता है, जबकि दूसरा होस्ट वेक्टर कैरियर जो कि फीमेल एनोफिलस मॉस्कीटो होती है। जो मैन होता है ये एंड्रोजीनस होता है जबकि फीमेल एनोफिलस एक्सोजीनस होस्ट होती है प्लाज्मोडियम के लिए। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कौन सा एंड्रोजीनस है कौन सा एक्सोजीनस है। जो मेल एनोफिलस है ये कभी भी मलेरिया पैरासाइट या फिर कहें मलेरिया को ट्रांसमिट नहीं करता है क्योंकि इसके पास ब्लड को सक करने वाले माउथ पार्ट नहीं होते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीप्लाई करता है एसेक्सुअली, बट इन फीमेल एनोफिलस प्लाज्मोडियम अंडरगो सेक्सुअल साइकिल। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि ह्यूमन के अंदर सीजोगोनी चलती है और जो मॉस्कीटो है उसके अंदर गेमिटोगोनी होती है और ये फॉलो की जाती है एसेक्सुअल साइकिल स्पोरोगोनी के द्वारा।
बात करें एसेक्सुअल से साइकिल की, तो जो सीज़ोगोनी है मैन में, ये इन्फेक्टियस स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जब पहली बार एनोफिलस मॉस्किटो ब्लड सक करता है तो अपने माउथ से स्पोरोजोइट्स को, जो कि प्लाज्मोडियम है, कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम किस फॉर्म में जाएगा, तो स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में ह्यूमन के अंदर आता है। जो स्पोरोजोइट्स हैं ये स्पिंडल और सिकल शेप्ड मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं जिनके पास में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन की बॉडी में बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब एक मॉस्किटो बाइट करता है पर्सन को, तो जो स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होते हैं उसके सलाइवरी ग्लैंड में ये पर्सन के ब्लड में चले जाते हैं। बात करें सीज़ोगोनों की, तो ये 2 टाइप की होती है। पहली तो एक्सो एरिथ्रोसाइटिक सीज़ोगोनी, जब ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट हो जाता है तो ये डिसअपियर रहेगा विद इन 30 मिनट, और इसके बाद ये लीवर सेल्स में चला जाएगा। जो पैरासाइट्स हैं वो इनिशियली मल्टीप्लाई करते हैं सेक्सुअली विद इन दी लीवर सेल। इस समय आपको फीवर आता है और इसके बाद आरबीसी के ऊपर अटैक करते हैं और उनका रप्चर कर देते हैं। लीवर सेल में जो स्पोरोजोइट्स है ये ग्रो करते हैं और बड़े हो जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोजोइट। जो क्रिप्टोजोइट है इसके बाद ये सीज़ोगोन्ट स्टेज में जाते हैं, और जो सीज़ोगोन्ट है ये सीज़ोगैमी में जाएगा, जो कि एक टाइप का मल्टीपल फिजन होता है, और लगभग 1000 क्रिप्टोमैरोजोइट्स का प्रोडक्शन हो जाता है। कुछ क्रिप्टोमैरोजोइट्स एंटर करते हैं न्यू लीवर सेल में टू कंटिन्यू एक्सो इराइथ्रोसाइटिक साइकिल, और कुछ आरबीसी में चले जाएंगे इराइथ्रोसाइटिक साइकिल को इनिशिएट करने के लिए। जो पहला एक्सो इराइथ्रोसाइटिक साइकिल होता है लीवर में, उसको हम लोग प्री इराइथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं, और जो एक्सो इराइथ्रोसाइटिक साइकिल होती है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में एब्सेंट होती है। प्लाज्मोडियम में क्या टाइप का होता है? जो क्रिप्टोमैरोजोइट्स होते हैं प्री इराइथ्रोसाइट साइकिल के, जो कि न्यू लीवर सेल में जाते हैं, इसके बाद अडल्ट होते हैं। जब ये अडल्ट हो जाते हैं इनको हम लोग मेटा क्रिप्टोजोइट्स या फिर फेनेरोजोइट्स के नाम से जानते हैं। तो कब जानते हैं? जब ये अडल्ट हो जाते हैं। जो मेटा क्रिप्टोजोइट्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट्स और दूसरे मैक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट्स। हर एक माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट सीज़ोगोनी करेगा और प्रोड्यूस करेगा 100 से लेकर 10,000 माइक्रोमेटा क्रिप्टोमैरोजोइट्स को, जो कि एंटर करेंगे आरबीसी में और इराइथ्रोसाइटिक साइकिल को स्टार्ट करते हैं। हर एक मैक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट प्रोड्यूस करता है लगभग 64 मैक्रोमेटा क्रिप्टोमैरोजोइट्स को, जो कि न्यू लीवर सेल में जाएंगे और एक्सो इराइथ्रोसाइटिक साइकिल्स को कंटिन्यू रखते हैं। बात करें इराइथ्रोसाइटिक साइकिल की, जो इंटरवल होता है इन्फेक्शन ऑफ पैरासाइट टू इनिशिएशन ऑफ इराइथ्रोसाइटिक साइकिल, इसको हम लोग प्री पेसेंट पीरियड कहते हैं या फिर प्री पेटेंट पीरियड। जो मेरोजोइट्स हैं ये एंटर करेंगे आरबीसी में और स्टार्ट कर देंगे इराइथ्रोसाइटिक साइकिल को। इराइथ्रोसाइटिक साइकिल में 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज को बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, इन सिग्नेट रिंग स्टेज ये रिप्रेजेंट करता है सीज़ोगोनी की स्टार्टिंग को आरबीसी के अंदर। जब ये आरबीसी के अंदर चले जाएंगे तो जो मैरोजोइट हैं ये ट्रोफोजोइट बन जाते हैं। ट्रोफोजोइट अगर क्वेश्चन आए कहाँ मिलता है तो ये आरबीसी के अंदर मिलता है, क्योंकि जब ये एंटर करते हैं तभी इनको ट्रोफोजोइट कहा जाता है। जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे एक लार्ज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपीयर होगा, जो कि एक सिग्नेट रिंग अपीयरेंस ऑफ ट्रोफोजोइट का सिग्नल देगा। ठीक है, बात करें अमीबॉइड स्टेज की, तो जो ट्रोफोजोइट हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं हीमोग्लोबिन को फ्रॉम द आरबीसी। जो हीमोग्लोबिन है इसको फिर तोड़ देते हैं हीम और हीमेटिन
यानी कि आयरन के पार्ट को अलग कर देंगे और ग्लोबिन को अलग कर देंगे। जो ग्लोबिन है इसको फिर डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन जो हीम है इसको एक्युमुलेट कर लेंगे ट्रोफोजोइट साइटोप्लाज्म में एज अ हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स। A number of orange or yellow granules are present in the cytoplasm of infected host RBC, जिनको हम लोग सुफनर्स डॉट भी कहते हैं। तो हमें ऑरेंज और येलो ग्रैनुअल्स देखने को मिलते हैं जब आपकी ब्लड की टेस्टिंग होती है, जिसको भी मलेरिया होता है। जो स्कूफनर्स डॉट्स हैं ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवले में देखने को भी मिलते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में जो मॉरर्स डॉट हैं ये मिलते हैं, ना कि स्कूफनर्स डॉट। और जो ज़ीज़मैन्स डॉट्स हैं ये प्लाज्मोडियम मलेरिया में मिलता है। जो ये डॉट्स होते हैं ये एक्चुअली में एंटीजन्स होते हैं। बात करें इराइथ्रोसायोटिक सीज़ोगोनी की, तो प्लाज्मोडियम सीज़ोगोनी ये आपकी ह्यूमन के आरबीसी और लीवर दोनों में अकर होती है। इराइथ्रोसाइटिक सीज़ोगोनी के लिए और ट्रोपोजोइट्स के लिए जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है ये सीज़ोंट के अंदर होता है। जो सीज़ोंट स्टेज है ये अकर होती है ह्यूमन के आरबीसी में भी और लीवर के सेल्स में भी। जो इराइथ्रोसाइटिक सीज़ोंट है इसके बाद इसमें सीज़ोगोनी होगी और फॉर्म करेंगे मेरोजोइट्स को। जब सीज़ोगोनी कंप्लीट हो जाएगी तो जो सीज़ोंट और होस्ट के आरबीसी हैं ये बस्ट कर जाएंगे, लिबरेट करेंगे मेरोजोइट्स को और हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स को इनटू होस्ट ब्लड, और इस समय आपको बहुत ही तगड़ा वाला फीवर आएगा। मलेरिया में सिवरिंग होती है जब मेरोजोइट्स लिबरेटेड होते हैं फ्रॉम आरबीसी टॉक्सिन के साथ साथ। जो मलेरिया फीवर है ये कोइंसाइड करता है विद लिबरेशन ऑफ मेरोजोइट्स। Hemojoin granules causes chill and fever. Periodic appearance of malarial symptom occurs due to periodic disease of pyroxene in blood. Toxin substrate hemojoin release due to rupture of RBC is responsible for chill and high fever recurring every 3 to 4 days. हर 3 से 4 दिन में होगा। Liberated merozoites enter the new RBC to repeat the erythrocytin या साइटिक साइकिल इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम. Erythrocytic cycle is of 48 hours, while in Plasmodium malaria it is of 72 hours. You have to remember the difference. The interval between the entry of sporozoite into human blood and first appearance of fever is called incubation period. तो ये ध्यान रखना है incubation period क्या होता है। बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की, ये 12 डेज़ के लिए होता है फॉर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, 14 डेज़ के लिए होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के लिए और प्लाज्मोडियम ओवल के लिए भी, और 28 डेज़ होगा प्लाज्मोडियम मलेरिया के लिए। जो हाईएस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है जो कि अकर होता है किसमें, प्लाज्मोडियम मलेरिया में। एक पेशेंट कुड कॉमनली फील मलेरिया फीवर आफ्टर 10 to 20 डेज फ्रॉम द टाइम ऑफ बाइटिंग ऑफ मस्कीटो। जब कभी भी आपको मच्छर काटे तो उसके 10 से 20 दिनों के अंदर अंदर आपको फीवर देखने को मिलेगा, मलेरिया देखने को मिलेगा। बात करें डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट्स की, तो कुछ इराइथ्रोसाइटिक मेरोजोइट्स फ्रेश आरबीसी के अंदर जाएंगे, फॉर्म करते हैं एक राउंडेड गैमेटोसिस्ट्स की, ना कि सीजोन्ट्स की। जो गैमेटोसिट्स होते हैं ये फॉर्म्ड होते हैं मेरोजोइट्स से। गैमेटोसिट्स दो टाइप के होते हैं, स्मॉलर मेल और माइक्रो गैमेटोसाइट्स, लार्जर फीमेल और मैक्रो गैमेटोसाइट्स। ये जो गैमेटोसाइट्स होते हैं ये इन्फेक्टिव स्टेजेस होती है मॉस्कीटो की। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो गैमेटोसाइट्स हैं ये इन्फेक्टिव स्टेज हैं। बात करें लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनोफिलस मॉस्कीटोस में, तो जब एक फीमेल एनोफिलस मॉस्कीटो सक करता है ब्लड को
एक इन्फेक्टेड पर्सन के, तो ये आरबीसी को रिसीव करेगा, जिसके पास में डिफरेंट स्टेजेस होंगे इरेथ्रोसाइटिक साइकिल की, जिसमें कि गैमेटोसाइट्स भी प्रेजेंट होंगे। इसके बाद होगा क्या कि जो फीमेल एनोफिलस मॉस्कीटो है उसके स्टमक में जितने भी स्टेजेस हैं डाइजेस्ट कर लेंगे, केवल गैमेटोसाइट्स को छोड़कर। जो गैमेटोसाइट्स होते हैं ये आरबीसी से बाहर आएंगे फीमेल एनोफिलस मॉस्कीटो के स्टमक में ल्यूमेन से, ठीक है, आरबीसी से निकलकर ल्यूमेन में चले जाएंगे, ठीक है। बात करें गैमेटोगोनी की, जिसको हम लोग सेक्सुअल साइकिल भी कहते हैं, तो जो डेवलपमेंट होती है, जो फंक्शनिंग होती है गैमेटोसाइट्स की ऑफ प्लाज्मोडियम, ये मॉस्कीटो के अंदर होगी और डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। जो फॉर्मेशन है गैमीट को, इसको बोलते हैं गैमेटोगोनी। इन द ल्यूमेन ऑफ स्टमक ऑफ मॉस्कीटो मेल गैमेटोसाइट डिवाइड्स एंड फॉर्म 6 to 8 माइक्रोगैमीट बाय एक्स फ्लैजिलेशन। जो फीमेल गैमेटोसाइट्स हैं ये फॉर्म होते हैं केवल और केवल एक एग या फिर ओवम में, जिनको हम लोग मैक्रोगैमीट कहते हैं। मैक्रोगैमीट फ्यूज विथ मैक्रोगैमीट टू फॉर्म जाइगोट, यानी फर्टिलाइजेशन। जाइगोट elongates and become worm like motile organism called ookinete or vermicule. Motile elongated zygote of Plasmodium occurs in gut of mosquito. The ookinete moves and bores into the wall of the stomach of female Anopheles mosquito. Here ookinete becomes immobile and encysted. This encysted zygote is called oocyte, जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। oocyte जो होता है प्लाज्मोडियम का, इसको डिस्कवर किया था रोनाल्ड रॉस ने, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1902 में। जो रोनाल्ड रॉस है इन्होंने डिस्कवर किया था oocyte को इन द स्टमक ऑफ एनोफिलस एंड सिकंदराबाद, जो कि हैदराबाद में है। बात करें स्पोरोगोनी की, तो स्पोरोगोनी अकर होती है in the stomach wall of female Anopheles. The encysted zygote in each oocyte undergoes asexual multiplication by sporogony to form about 10,000 sporozoites. Sporozoites ये oocytes में formed होते हैं। जब oocyte रप्चर करता है तो जो sporozoites है ये लिबरेटेड होते हैं हीमोकोल के अंदर, जो वो भी मॉस्कीटो के और उसके सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाएंगे। जब ये फीमेल एनोफिलस मॉस्कीटो किसी हेल्थी पर्सन को काटेगा तो उसके अंदर स्पोरोजोइट चले जाएंगे और वापस से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी ह्यूमन के अंदर। बात करें टाइप्स ऑफ मलेरिया की, तो डिफरेंट स्पीसीज हैं प्लाज्मोडियम की, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया के। बात करें बैनिंग टर्शियन मलेरिया के, तो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स करता है। बात करें माइल्ड टर्शियन मलेरिया की, तो इसे प्लाज्मोडियम ओवेल करता है। बात करें क्वार्टन मलेरिया की, तो इसको प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है। बात करें मैलिग्नेंट मलेरिया की, तो इसे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम करता है। जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है ये मोस्ट सीरियस और यहाँ तक कि फैटल भी हो सकता है। जब किसी को मैलिग्नेंट मलेरिया होता है तो वो मर भी सकता है। इन द इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हीमोग्लोबिन इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन कॉल्ड ब्लैक वाटर फीवर। आपको ध्यान रखना है जब कभी भी हीमोग्लोबिन सीक्रेटेड होता है इन द यूरिन, उसे क्या कहते हैं, ब्लैक फीवर या फिर ब्लैक वाटर फीवर डिजीज। जो प्लाज्मोडियम ओवेल है ये साउथ अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलता है। बात करें रिलैप्सिंग मलेरिया की, ये प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होता है। कॉमन मलेरियल पैरासाइट जो है इंडिया में वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। बात करें इससे बचने के लिए तो अवॉइड करें स्टैग्नेंट ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेसिडेंशियल एरियाज। इफ all the ponds and puddles are destroyed then plasmodium likely to be disappeared। मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ रुके हुए जो स्टैग्नेंट वाटर है आपके कूलर के अंदर या फिर टायर के अंदर किसी चीज़ के अंदर उनको खाली कर दीजिए, ये अपने आप मर जाएगा। जो गैम्बूसिया फिशिस है ये यूज्ड होती है
in biological control of malaria as it feed on mosquito larva when introduced in ponds। तो जहाँ भी आपको पॉन्ड्स दिखे तो उसमें गैम्बूसिया फिश को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, वो अपने आप मलेरिया को ख़त्म कर देगी। स्प्रेइंग केरोसिन ऑन स्टैगनेंट वाटर सेल किल एनोफिलस ड्यू टू एंट्री इनटू द ब्लॉकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये भी कर सकते हैं आप कि जहाँ पर भी आपको स्टैगनेंट वाटर मिले उसके ऊपर केरोसिन को छिड़क दें। स्प्रिंकलिंग ऑयल ओवर पॉन्ड्स वुड कंट्रोल मलेरिया बिकॉज लार्वे आर एक्सफाइजिएटेड। जब उनको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो मर जाएंगे। बात करें इससे ट्रीटमेंट के लिए, तो जो ट्रेडिशन ड्रग है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के लिए वो है क्विनिन। जो क्विनिन है ये ऑब्टेन की जा सकती है, ये ऑब्टेन की जाती है बार्क ऑफ सिनकोना ट्री से या फिर परवियन ट्री। जो दूसरे ड्रग्स हैं वो है क्लोरोक्विनिन, कैमोक्विनिन, पैलुड्राइन और रेसोकिन। जो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है जिसका शॉर्ट फॉर्म है NMEP, ये इंडिया में 1953 में ऑपरेशन में आया था। जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में वो DDT यूज़ होता है। 20 अगस्त को मलेरिया डे कहते हैं, 29 अगस्त को मॉस्किटो डे कहते हैं। प्रोटोजन्स आर एबल टू लिव इफिशिएंटली ड्यू टू देयर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स। सो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का जो भी रीनेमिंग सिलेबस है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए, इसे लाइक ज़रूर करें ताकि नए आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चल जाए, और शेयर करिए ताकि जो और बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू बच्चों।